बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद यासिर गुंदल। आज आप लोगों के साथ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर हम अपने टॉपिक को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला हिस्सा है इसका रेशोज़ का, दूसरा हिस्सा है इसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, और तीसरा है हमारे पास रीऑर्डर लैब। रेशोज़ के अंदर हम इन्वेंट्री से रेलिवेंट रेशोज़ की कैलकुलेशन सीखते हैं। इसके अंदर जो कि हमारे पास दो हैं जी। पहली है हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, और दूसरी है हमारे पास इन्वेंट्री पीरियड। इनके अगर हम फार्मूले देखें तो पहले का फार्मूला जो हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पीरियड का अगर हम फार्मूला देखें तो वो हमारे पास होता है जी इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 365, या हम इसको इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दोनों तरीक़ों से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब एक तो पेपर के अंदर या बुक के अंदर या क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिंपल आपको ये रेशियोज कैलकुलेट करनी होंगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन होगी, इन्वेंट्री गिवन होगी, और उसकी बेस पे आपने ये रेशियोज कैलकुलेट करनी होगी। दूसरा तरीका कह रहा है इसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग भी की जाती है। डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है उसके अंदर वो कहता है जी हम अपना प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ करने लगे। अब प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ करना है तो हमें इन्वेंट्री भी ज़्यादा चाहिए। तो प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ करने की वजह से हमारी जो है कुछ हमें बचत भी ज़्यादा होगी, हमारी कुछ सेविंग होगी, मगर इन्वेंट्री ज़्यादा रखने की वजह से हमारी कुछ कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ रही होगी, हमें पैसे ज़्यादा चाहिए होंगे इन्वेंट्री में भी इन्वेस्ट करने के लिए। तो फिर इस सूरत में हमें डिसीजन लेना होगा कि हम एक्सपेंशन की तरफ जाएं या ना जाएं। इसके लिए एक छोटा सा सवाल देखते हैं। यह है जी हमारे पास क्वेश्चन एक, टू रिड्यूस प्रोडक्शन स्टार्टअप कॉस्ट B truck company may manufacture longer runs of the same truck. Estimate saving from the increase in efficiency are 260,000 per year. क्या अगर वो ये प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने की तरफ जाएं तो उनको साल के जो बचत होगी वो कितनी होगी? $2,60,000 एक साल। मगर इसके अगेंस्ट होगा क्या? इन्वेंट्री टर्नओवर विल डिक्रीज 8 times a year। 8 टाइम पे आ जाएगी जो कि कहाँ पे थी, 6 टाइम पे आ जाएगी जो कि 8 टाइम पे थी, डिक्रीज हो जाएगी 8 टाइम से 6 टाइम पे आ जाएगी। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 48 मिलियन के हमारे पास। अब हमने ये फैसला करना है कि हमें जो है ये एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और इसके अंदर हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिवन है जी हमारे पास इन्वेंट्री की, वो है जी 15%। अगर मैं इन्वेंट्री के ऊपर पैसे ना लगाऊं तो वो पैसे मैं कहीं और पर लगाकर वहाँ पर 15% का प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। अगर मैं वो पैसे इन्वेंट्री पे लगा दूं तो मुझे वो 15% का लॉस हो जाएगा, वो मैं इनकम हासिल नहीं कर सकूँगा क्योंकि वो पैसे मैंने इन्वेंट्री में इन्वेस्ट कर दी। तो अब इस सिनेरियो के अंदर ये डिसीजन मेकिंग है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए जो है हम कैसे सवाल को सॉल्व करने के कुछ स्टेप हैं, साथ साथ आप नोट कर लीजिएगा। डिसीजन मेकिंग करनी है और डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास रूल है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्सेस सेविंग। सेविंग क्वेश्चन में हमें बता दी गई है कि सेविंग कितनी है जी हमारे पास 2,60,000 है साल की। अब हम देखते हैं हमें हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आती है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा न्यू इन्वेंट्री लेवल क्या होगा। न्यू इन्वेंट्री लेवल, अब न्यू इन्वेंट्री लेवल हमने कैलकुलेट करना तो उसका तरीकाकार हमारे पास क्या है कि हमें क्या प्रोडक्शन हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमें कितनी इन्वेंट्री चाहिए होगी। उसने हमें हिंट दिया हुआ है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। हमें पता है कि
इन्वेंट्री टर्नओवर जो है इज इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय इन्वेंट्री। इसी रेशो को यूज़ करते हुए हम उसने कहा जी अगर हम एक्सपेंशन की तरफ जाएं तो हमारा कितना हो जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर 6 टाइम्स। तो 6 यहाँ पे हम लिख लेते हैं आंसर में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसने बताई हमें, उसे ऊपर क्वेश्चन में 48 मिलियन की। इन्वेंट्री हमें इस तरह कितनी चाहिए, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे इन्वेंट्री लेवल आ जाएगा 8 मिलियन का। यानी कि अगर हम एक्सपेंशन की तरफ जाएं तो हम में इन्वेंट्री ज़्यादा चाहिए होगी और कितनी चाहिए 8 मिलियन की। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसका शॉर्टकट भी फार्मूला बना सकते हैं अपने पास कि आप CGS डिवाइड बाय टोर का जो आंसर है, इन्वेंट्री टर्नओवर का जो आंसर है, उससे आप जो है इन्वेंट्री लेवल आ जाएगा। दोनों तरीक़ों से ये डिटेल कैलकुलेशन है और वो उससे आप फार्मूले के तौर पर भी याद कर सकते हैं। अगर हम एक्सपेंशन नहीं थे कर रहे तो हमारे पास इन्वेंट्री कितनी होती थी, हमें इन्वेंट्री अपने पास कितनी मेंटेन करनी होती थी, हमें अपने पास इन्वेंट्री कितनी मेंटेन करनी होती, प्रेजेंट लेवल क्या था हमारे पास। तो एक्सपेंशन से पहले हमारी जो टोर थी वो थी 8 टाइम्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। CGS 48 मिलियन डिवाइड बाय टोर थी हमारे पास 8, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 6 मिलियन। मीन पहले हम 6 मिलियन की इन्वेंट्री खरीद के अपने पास रखते थे, अब एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, टोर कम हो गई है, 8 से 6 पे चली गई है, तो अब हमें इन्वेंट्री कितनी चाहिए 8 मिलियन की। इसका मतलब है एक्सपेंशन करने के लिए हमें 2 मिलियन की अजाफी इन्वेंट्री चाहिए। तो ये अजाफी पैसा हमें बाउंड करना है इन्वेंट्री के अंदर। एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, ठीक हो गया। अब ये 2 मिलियन मैं कहीं से निकाल के लगाऊंगा यहाँ पर। अब जहाँ से निकालूंगा वहाँ पर मुझे उसका रिटर्न मिल रहा था 15%, जैसे क्वेश्चन में बताया गया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट की 15% है। तो इसका मतलब है 2 मिलियन यहाँ पर लगाने की वजह से मेरा लॉस कितना हो रहा है 15%। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है मेरे पास, अपॉर्चुनिटी रेट जो है वो 15% है। तो मैंने जब इसका 15% कैलकुलेट किया तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 3 लाख। इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 3 लाख की। अब इस सारे सिनेरियो को अगर सम अप करें तो मुझे सेविंग कितनी हो रही है 2,60,000 की। मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ रही है, यानी कि मुझे लॉस कितना हो रहा है 2 मिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट करने के अगेंस्ट मुझे 3 लाख की इनकम नहीं हो रही। तो 2,60,000 कमाने के लिए मैं 3 लाख की इनकम मुझे छोड़नी पड़ेगी। तो इसका मतलब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है हमारे पास वो हमारे पास ज़्यादा आ रही है किससे, सेविंग से। तो हमें जो है रिजेक्ट करना चाहिए कि हम इस एक्सपेंशन की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि सेविंग कम है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर इन्वेंट्री के लिए, इन्वेंट्री से रिलेटेड, कि अगर हमें एक्सपेंशन करनी है तो हमारी एक्सपेंशन करने की वजह से टर्नओवर रेशियो में चेंज आ रहा है या इन्वेंट्री में चेंज आ रहा है, तो हमने जो है कैसे डिसीजन लेना है कि हमें वो एक्सपेंशन की तरफ जाएं या ना जाएं। क्योंकि इन्वेंट्री जब बढ़ेगी तो हमारी उसके अगेंस्ट कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज, अब हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ेगी क्योंकि हमें इजाफी पैसे उसमें बॉन्ड करने पड़ेंगे। तो ये टोटल हमारे पास जो स्टेप बनते हैं इसके अंदर 3, 4 और 5 स्टेप बनते हैं। यानी कि सबसे पहले देखें न्यू लेवल कितना चाहिए आपको इन्वेंट्री का, यानी कि एक्सपेंशन के बाद कितनी इन्वेंट्री चाहिए, पहला स्टेप ये है। ऑलरेडी कितनी इन्वेंट्री आप मेंटेन करते हैं, सेकंड स्टेप है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमें पता चल जाएगा एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी रेट जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो अप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, और इसको कंपेयर कर लेंगे हम अपनी सेविंग से। अगर कॉस्ट कम आ रही है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो रिजेक्ट कर लेंगे, इस सिनेरियो के अंदर जैसा था। तो ये था हमारा रेशियो वाला पार्ट।
अब दूसरा पार्ट है ईओक्यू। ईओक्यू क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर एक टेक्निक है और इसके तहत हमें एक ऐसा ऑर्डर लेवल मिलता है, ऑर्डर साइज मिलता है जो कि हमें मंगवाने पर कॉस्ट कम से कम पड़ती है। उसको हम प्रूफ भी देखेंगे, कैसे प्रूफ करते हैं हम, कि प्रूफ भी करके देखेंगे कि कैसे इसके ऊपर कम से कम कॉस्ट पड़ती है। तो मगर ये जो हमारे पास साइज आएगा, यहाँ पर हमें कॉस्ट कम से कम बेयर करनी पड़ेगी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय एस मल्टीप्लाई बाय ओ डिवाइड बाय सी होल काउंट। इसमें एस जो है वो है जी एनुअल क्वांटिटी, ओ जो है हमारे पास वो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने पर यूनिट लेनी है। ठीक है। दूसरा सी है हमारे पास, वो है कैरिंग कॉस्ट, ये भी हमने पर यूनिट लेनी है। अब एनुअल क्वांटिटी क्या है? एनुअल क्वांटिटी हमें अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो साल के अंदर हमें कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, कितने केजीज हमारा मटेरियल लगेगा, या कितने जो है कह लें लीटर मटेरियल हमारा इस्तेमाल होगा, तो ये हमारी एनुअल क्वांटिटी होगी। ऑर्डर कॉस्ट के वो मटेरियल मंगवाने के ऊपर हमें कुछ कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। उसको मंगवाने के ऊपर हम ट्रक बुक करवाते हैं, कार्गो करवाते हैं, अपनी ट्रांसपोर्ट के ऊपर लेके आते हैं, तो जो भी उसके को जो है अपने सप्लायर के डेस्टिनेशन से अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर लाने तक की जो कॉस्ट होगी वो हमारी क्या होगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। अब हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई, हमारे वेयर हाउस में पहुंच गई, अब उसको संभाल के रखने की जो कॉस्ट होती है वो कैरिंग कॉस्ट होती है। कैरिंग कॉस्ट जो है वो जैसे स्टोरेज कॉस्ट है आपकी, आपने जो है एक वेयर हाउस बनाया हुआ है, वहाँ पे उसको संभाल के रखते हैं, तो वहाँ की जितनी भी कॉस्ट होगी वो कैरिंग कॉस्ट होगी। आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं कि वो पर यूनिट कॉस्ट आपको कितनी पड़ती है। ठीक है। इसी के साथ रीऑर्डर लेवल को भी डिस्कस कर देते हैं। रीऑर्डर लेवल क्या होता है जी? हमारे पास इसका अगर हम फार्मूला देखें, लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय डेली यूजेज। लीड टाइम क्या होता है? टाइम टू रिसीव गुड्स या इन्वेंट्री आफ्टर ऑर्डरिंग। तो मैंने ऑर्डर किया है चीज़ों को मंगवाने के लिए, मैंने सप्लायर को ऑर्डर दे दिया है और वो आने में हम मेरे पास पहुंचती है 5 दिनों में पहुंचती है, तो मेरा लीड टाइम 5 डेज होगा। अगर वो चीज़ मेरे पास 10 दिनों में पहुंचती है, ऑर्डर करने के बाद से हमने टाइम काउंट करना होता है। मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसके 10 दिनों के बाद आएगी, तो मेरा लीड टाइम 10 दिन होगा। डेली यूजेज क्या है कि एक दिन के अंदर कितना मटेरियल इस्तेमाल होता है, मैक्सिमम एक दिन के अंदर कितना मटेरियल इस्तेमाल होता है। तो अगर एग्जांपल के तौर पर मैं रफली बात करूं, मेरा डेली का मटेरियल यूजेज है 20 और चीज़ें मेरे तक पहुंचने में टाइम लगता है 5 दिन। तो इसका मतलब है कि 100 यूनिट मुझे अपने पास रखने हैं ऑर्डर प्लेस करने से पहले, क्योंकि अगर बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे यूनिट, मैं फिर ऑर्डर प्लेस करूंगा तो 5 दिन मेरी लेबर फ्री बैठी रहेगी। तो मैंने लेबर को फ्री नहीं बैठने देना, तो मेरी कोशिश होगी कि पिछला मटेरियल ख़त्म होने से पहले पहले नया मटेरियल आ जाए। तो नया मटेरियल आता है 5 दिनों में और एक दिन में 20 यूनिट इस्तेमाल हो जाते हैं। तो इसका मतलब है 100 यूनिट जब रह जाएंगे तो मुझे हर सूरत नया ऑर्डर प्लेस करना है, अदरवाइज मैं आउट ऑफ स्टॉक हो जाऊंगा, मेरी लेबर जो है वो फ्री बैठी होगी और मुझे उसकी फालतू में कॉस्ट पड़ रही होगी। इधर देखते हैं जी, हमारे पास एक क्वेश्चन है ईओक्यू के ऊपर, उसकी प्रैक्टिस के लिए। VFC इज ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एयर फिल्टर टू रिटेल, इट
buys its filter from several manufacturer, filter are ordered in a lot size of 1000. तो अब हमारे पास पर यूनिट लॉट होगा, ठीक है, कि 1000 की लॉट में वो मंगवाता है, तो एक लॉट ऑर्डर करता है, 2 लॉट ऑर्डर करता है, 3 लॉट ऑर्डर करता है, ठीक है। तो ईच ऑर्डर कॉस्ट इज 40 टू प्लेस, तो एक ऑर्डर प्लेस करने के ऊपर $40 आते हैं, यानी कि 1000 यूनिट मंगवाने के ऊपर मेरी कॉस्ट आती है, या कह लो मैं 1 लॉट मंगवाने के ऊपर मेरी कॉस्ट आती है $40। उसके बाद मेरी जो एनुअल मंथली रिक्वायरमेंट है वो है जी 20 फिल्टर पर ईयर, एंड कैरिंग कॉस्ट इज $0.10, ठीक है। अब ये है पर फिल्टर, ये है पर यूनिट, ऊपर कॉस्ट है 100 यूनिट्स की या 1 लॉट की, तो हम इसको भी जो है लॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरी वैल्यू बन जाएगी 100 पर लॉट, ठीक हो गया। उसके बाद कहता है जी व्हाट इज द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सो मेनी लॉट साइज, दैट इज व्हाट मल्टीपल हो। कहता है जी बताएं मेरा ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी। यह ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी EOQ का ही दूसरा नाम है, तो EOQ का हमारे पास फार्मूला था 2 मल्टीप्लाई बाय S मल्टीप्लाई बाय O डिवाइडेड बाय C और अंडर। मैं डेटा पुट करता हूं इसके अंदर, 2 मल्टीप्लाई बाय 20, मैं 2000 नहीं लिख रहा क्योंकि 2000 फिल्टर्स है मेरी, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ लॉट के लिहाज से, तो इसको जब लॉट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 20 लॉट्स हो जाएंगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 20। ऑर्डरिंग कॉस्ट है हमारे पास ये मेंशन की हुई है, एक लॉट की कितनी है जी $40, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट ने पर यूनिट की दी थी, मैंने उसको लॉट्स में कन्वर्ट कर लिया, तो वो है जी 100, और इस सारे को सॉल्व कर ले तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 4 लॉट्स, मीन 4000 यूनिट्स मुझे एक वक्त में खरीदूंगा, तो मुझे वो कम से कम खर्च पड़ेगा, ठीक है। सेकंड रिक्वायरमेंट के अंदर क्या है, उसने कहा जी अगर हमारी कॉस्ट जो है कट होके कौन सी कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट अगर कम हो जाए 0.05, तो इसको भी लॉट में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 50 की आ जाएगी क्योंकि पर फिल्टर है, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, 100 की जगह पे वर्ड हमने 50 लिख देना, तो कैलकुलेशन कर लेनी। सी पॉइंट की बात करें, व्हाट वुड बी द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी इफ ऑर्डरिंग कॉस्ट वुड वर रिड्यूस टू $10 पर ऑर्डर। अब उसने कहा जी ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर रिड्यूस हो जाए, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी 40 की, अब बाकी सारा डाटा वही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 40 की जगह पे 10 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 100 ही रहेगा, वो पिछली वाली ही हम ओरिजिनल डाटा ही लेते हैं जब इस तरह ऑप्शंस के अंदर बात आए, तो किसी एक चीज़ को चेंज करो किसी ऑप्शन में तो हम सिर्फ उसी को चेंज करते हैं, बाकी डाटा ओरिजिनल वाला ऊपर जो गिवन होता है वही लेते हैं, तो नीचे यहाँ पर 100 ही रहेगा। बी और सी को आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको इसका प्रूफ करवाता हूँ कि हम प्रूफ करके देखते हैं वाकई अगर 4 लॉट्स मंगवाई जाएं तो क्या हमें कम से कम खर्चा पड़ता है कॉस्ट के ऊपर। तो एक चीज़ याद रखें, उसके लिए हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट का हमारे पास फार्मूला होता है, 2 हिस्सों में हम कैलकुलेट करते हैं। पहला हिस्सा है जी हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय S डिवाइड बाय Q, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा पहला हिस्सा होगा, इससे मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी, और दूसरा हिस्सा है हमारे पास C मल्टीप्लाई बाय Q डिवाइड बाय 2,
ये कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी मेरे पास। ये मेरे पास पहला हिस्सा जो है ये मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ये मेरे पास टोटल कैरिंग कॉस्ट है। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट को ऐड अप करूंगा तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाए। हम देखते हैं जी, अगर 4 लॉट्स मंगाई जाएं तो मुझे टोटल खर्चा कितना पड़ेगा एक मंथ का। तो 4 लॉट्स के लिहाज से मैं कैलकुलेशन करने लगा हूँ जी। और क्या स्टैंड था, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ये सिनेरियो के लिहाज से मैं चाह रहा हूँ तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट 40 था, ये देखें प्लेस किया हुआ है ओ की जगह पर। मल्टीप्लाई बाय मेरा एस कितना था 20। क्यू स्टैंड फॉर क्वांटिटी ऑर्डर, क्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑर्डर। तो कितनी क्वांटिटी हमने कहा जी ऑर्डर करने 4 लॉट्स, तो इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट थी 100, ऊपर जो फार्मूले के अंदर प्लस की थी, और ऑर्डर है हमारे पास 4 लॉट्स और डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 40 मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा 5, यानी कि मुझे अगर 20 यूनिट मंगवाने हैं और एक ऑर्डर के अंदर 4 यूनिट आएंगे तो मुझे 5 मरतबा ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, और 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी, जो कि बनती है कितनी 20 की। इसी तरह इस तरह की सेगमेंट की बात करूं तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारे पास ये जो पोर्शन होता है ये एवरेज इन्वेंट्री होती है, एवरेज क्वांटिटी। तो एवरेज क्वांटिटी कैसे होती है, क्यू डिवाइड बाय 2। उसके भी लॉजिक मैं डिस्कस कर लूँगा आपसे अभी। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 200 आ जाएगा और ये भी 200, तो टोटल कॉस्ट आपके पास आई 400। अब मैं यहाँ पर बात कर लूँ पहले कि इसको हमने एवरेज क्यों किया है, कैरिंग कॉस्ट के लिए हमने क्यू को 2 से डिवाइड क्यों किया। देखें जी, इस पॉइंट पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया 4 यूनिट्स का, ये इस्तेमाल होना शुरू हो गया, और एंड पे जाके ये 0 पे आया, तो फिर मैंने क्वांटिटी ऑर्डर की। तो इसका मतलब है स्टार्ट पे 4 क्वांटिटी थी, एंड पे 0 हुई, तो इस दौरान की अगर मैं एवरेज करूं तो 4 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, क्योंकि पूरा मंथ मेरे पास क्वांटिटी 4 यूनिट नहीं रहती। 4 यूनिट उस वक्त होते हैं जब मैं मटेरियल रिसीव करता हूँ, फिर वो इस्तेमाल होते होते कम हो जाती है और वो 0 की तरफ जाती है, 0 हो जाती है, फिर मैं ऑर्डर करता हूँ। तो इसका मतलब मेरी इन्वेंट्री 0 से 4 के दरमियान मूव करती रहती है। तो 0 से 4 के दरमियान मूव करती रहती है, तो फिर मैं जब एक सर्टेन पॉइंट ना हो तो फिर हम उसका सिनेरियो क्या करते हैं, उसके लिए एवरेज ले लेते हैं, कि स्टार्टिंग पॉइंट 4 और दूसरा एंडिंग पॉइंट क्या 0। तो ये हमेशा, क्योंकि दूसरा पॉइंट 0 ही होगा, तो इसलिए वो हम फार्मूले के अंदर नहीं लिखते, सिर्फ क्यू डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो ये हमने ईओक्यू के तहत कितने हमें यूनिट मंगवाने, 4 लॉट्स मंगवानी थी, और 4 लॉट्स मंगवाने के ऊपर हमारी कॉस्ट आ रही है 400। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 4 लॉट्स ना मंगवाएं, 5 लॉट्स मंगवा लें, ज़्यादा लॉट्स मंगवाते हैं। तो जब ज़्यादा लॉट्स मंगवाएंगे तो देख लेते हैं उस सिनेरियो में हमारे पास कॉस्ट क्या बनेगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट वही है 40, 20 यूनिट्स, और अब मैंने 5 यूनिट एक बारी में मंगवाने, प्लस 100, तो मेरे पास एक बारी में जो यूनिट आएंगे 5 आएंगे, डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 मल्टीप्लाई बाय 4, इस तरफ आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 2.5, इधर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 160 की, और इधर आ जाएगी 250 की। जब इन दोनों को सम अप करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 410। कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो गई। अगर मैं 4 लॉट्स मंगवाता तो मेरी टोटल कॉस्ट थी 400 की, मैंने 4 लॉट्स के बजाय 5 लॉट्स मंगवाई, ठीक है, मेरी ये कॉस्ट तो कम हो गई। अगर आप बात करें, मेरी जो है
ऑर्डरिंग कॉस्ट तो 200 से कम होकर 160 होगी, मगर मेरे पास कैरिंग कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करिए 200 से 250, तो इसलिए मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 400 की। लेट्स सपोज मैं कम मंगवा के देखता हूँ, मैं 3 लॉट्स मंगवाता हूँ या 2 लॉट्स मंगवाता हूँ। 2 लॉट्स इसलिए कर मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 2 लॉट्स प्लस 100 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, ऊपर वाला 2 लॉट्स की को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 100 प्लस 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा 400, ये आ जाएगा 101, तो ये टोटल 501। तो अगर मैं आप देखें कम लॉट्स मंगवाऊं तो फिर भी मेरे पास जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है 501 की। ज़्यादा लॉट्स मंगवाऊं तो 410 की। अगर जो EOQ के तहत मैंने क्वांटिटी कैलकुलेट की थी उसके तहत लॉट्स मंगवाऊं तो मेरी 400 लॉट्स आ रही हैं। बात का पेपर के अंदर वो पूछ लेता है जी प्रूफ करके बताएं, तो प्रूफ करने का तरीका कार यही है कि आप EOQ कैलकुलेट करें, उसके ऊपर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें, उससे ज़्यादा यूनिट्स लें उसके ऊपर कैलकुलेट करें, उससे कम ऑर्डर साइज लें और उस पर कैलकुलेट करें। और हमेशा जो है EOQ का फीचर है कि इसके ऊपर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हमेशा इक्वल आती है। हम बैलेंस आउट करते हैं EOQ के अंदर इन दोनों कॉस्ट को, जिसकी वजह से हमारी मिनिमम कॉस्ट बनती है। जबकि बाकियों के अंदर एक कॉस्ट कम होती है दूसरी बढ़ जाती है, दूसरी को कम करें तो पहली बढ़ जाती है। तो इसलिए हमेशा EOQ के ऊपर आपकी जो है कॉस्ट क्या होगी, दोनों इक्वल आएंगी और टोटल कॉस्ट भी मिनिमम होगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं जी EOQ के ऊपर। कह रहे जी टी पेंट कंपनी हैज uses 60,000 gallons of pigment per year. The cost of ordering pigment is $200 per order and the cost of carrying the pigment in inventory is $1 per gallon per year. The firm uses pigment at a constant rate every day throughout the year. Calculate EOQ. तो EOQ कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मैं हाईलाइट कर लेता हूँ चीज़ें। यूजेज कितनी है जी हमारे पास टोटल 6000 की। ऑर्डरिंग कॉस्ट है हमारे पास 200, हमारे पास कैरिंग कॉस्ट है 1 की। EOQ का फार्मूला लिखते हैं, EOQ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय S मल्टीप्लाई बाय O डिवाइड बाय C होल का अंडर रूट। 2 मल्टीप्लाई बाय S है जिसके अंदर 60,000, O है हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट 200 की, कैरिंग कॉस्ट है हमारे पास $1 की। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 4899 मीन्स 4900 हमारे पास EOQ का लेवल आएगा ऑलमोस्ट। तो हमें इतने गैलन्स मंगवाने चाहिए। अब इसके अंदर बी रिक्वायरमेंट क्या है, अज्यूमिंग दैट इट टेक्स 20 days टू रिसीव एन ऑर्डर वंस इट हैज़ बीन प्लेस्ड, डिटरमिन द रीऑर्डर पॉइंट। तो रीऑर्डर पॉइंट के लिए हमने रीऑर्डर पॉइंट, इसके लिए हमने फार्मूला देखा था लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय डेली यूजेज। अगर लीड टाइम डेज में होगा तो डेली यूजेज होगा, अगर वीक में लीड टाइम दिया गया है तो हम वीकली यूजेज लेंगे। तो 20 डेज है जी उसके लीड टाइम के, 20 दिन हमें ऑर्डर रिसीव करने में मिलते हैं। तो 20 डेली यूजेज कैसे आएगी, हमारे पास टोटल 60,000 यूनिट हमने यूज़ करते हैं साल में, ठीक है। तो मैं इसको 365 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक दिन की यूसेज आ जाएगी। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 164.38 मेरे पास डेली यूजेज है, और इसको जब मैं फाइनल सॉल्व करूंगा तो ये 3287.6 गैलन्स जब मेरे स्टॉक के अंदर रह जाएं, मींस 3288 गैलन्स जब मेरे स्टॉक में रह जाएं तो मुझे ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। अदरवाइज मेरा जो स्टॉक है वो
आउट हो जाएगा और मेरी लेबर फ्री बैठ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।